हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो रीजनिंग के सेशन में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग, ये नॉन वर्बल रीजनिंग बाय द वे होती क्या है? नॉन वर्बल रीजनिंग ऐसी रीजनिंग होती है कि जिसे बोलकर सॉल्व ना किया जा सके, जिसे बोलकर सॉल्व ना किया जा सके, बोलकर हल ना किया जा सके। किया जा सके, ठीक है। अर्थात जिसे बोलकर हल ना किया जा सके या जिसे बोलकर ना बताया जा सके, बोलकर ना बताया जा सके। बोलकर ना बताया जा सके, ठीक है। तो ऐसी रीजनिंग जिसे बोलकर हल ना किया जा सके, जिसे बोलकर बताया ना जा सके, ठीक है, उसको हम नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। नॉन वर्बल आप नाम से ही समझ रहे होगे, ठीक है। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है? ना बोला जाने वाला, ना बोला जाने वाला, ठीक है। गॉट इट, ना बोला जाने वाला, ठीक है। तो अब ये जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग भी हमने पढ़ी। तो वर्बल रीजनिंग क्या होती थी? बोलकर इसे बताया जा सकता था। जैसे वर्बल रीजनिंग में एक चैप्टर होता था सीरीज, ठीक है, श्रेणी, श्रेणी, ठीक है। तो उसमें हमें एक सीरीज दे के रखी होती कि भाई 1, 3, 5, 7, नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दे के रखे थे, ठीक है, कि भाई 9 होगा, 11 होगा, सी 13 होगा, या डी 15 होगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे ये सीरीज है और बताओ आगे क्या होगा, ठीक है। तो आप कहते थे एक के बाद 3 आ रहा है, यानी कि 2 की बढ़ोतरी हो रही है। 3 के बाद 5 आ रहा है, यहाँ भी 2 की बढ़ोतरी हो रही है। 3 के बाद 7, 5 के बाद 7 आ रहा है, यहाँ भी 2 की बढ़ोतरी हो रही है। तो 7 के बाद भी +2 करके आएगा, यानी कि 9 आएगा। तो 9 हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अब मैंने आपको सेम सीरीज, है ना, नॉन वर्बल में भी हम क्या पढ़ते हैं, नॉन वर्बल में भी हम क्या पढ़ते हैं भाई? सीरीज पढ़ते हैं एक। उसमें भी क्या होते हैं कि सीरीज दे के रखी होती है उसमें, ठीक है। सीरीज दे के रखी होती है, लाइक जैसे ऐसी कुछ ऐसी सीरीज दे के रखी होगी, एक ऐसा बॉक्स बनाया होगा, 4 ऑप्शन आपको दे दिए होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एक ऐसे तीर बना दिया, ठीक है, फिर ऐसे तीर बना दिया, फिर ऐसे तीर बना दिया,
इस तरह तीर बना दिया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे एरो बने हुए होंगे और ऐसे एरो बने हुए। ठीक है, पूछेगा भाई नेक्स्ट फिगर क्या आएगा, तब अब देखो ये यहाँ से मूव करके यहाँ गया है, मतलब 90 डिग्री मूव हुआ है, फिर यहाँ से मूव करके ऊपर की तरफ गया है, 90 डिग्री मूव हुआ है, यहाँ से मूव करके यहाँ पहुंचा 90 डिग्री, तो अगला मूव भी होगा वो 90 डिग्री होगा, तो आंसर हमारा ये होगा। तो क्या आप इसको बोल के कर सकते हो? इसको बोल के किया जा सकता है, इसको बोल के नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको बोलकर नहीं किया जा सकता बच्चों। ठीक है ना? सीरीज का नाम सेम ना, नाम सेम है भाई, यहाँ भी सीरीज पढ़ रहे हो आप और यहाँ भी एक सीरीज पढ़ रहे हो आप। ठीक है, बट ये सीरीज को आप बोल के हल कर सकते हो, बट इस सीरीज को बोल के हल नहीं कर सकते, इसी कारण इस रीजनिंग को क्या बोला जाता है? नॉन वर्बल रीजनिंग बोला जाता है। आया समझ में आपको? ठीक है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, और नॉन वर्बल रीजनिंग में हम सारे वही टॉपिक करेंगे जो हमने वर्बल रीजनिंग में करे थे, बट है ना, वर्बल रीजनिंग में, बट जो वर्बल रीजनिंग थी उसमें रीजनिंग करने का तरीका क्या होता था? ठीक है, वर्बल होता था, बोलकर किया जा सकता था, बट जो नॉन वर्बल रीजनिंग है उसमें जो तरीका होगा वो नॉन वर्बल वर्बल होगा, इसके लिए पेन पेपर की जरूरत होगी। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो नॉन वर्बल रीजनिंग में है फर्स्ट, वो है हमारा सीरीज। सीरीज, ठीक है, तो सीरीज को हम लोग पढ़ेंगे आज से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीरीज को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक जो है सीरीज के वो जान लेते हैं, जो सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। तो सीरीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीरीज को जानने के लिए, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या होनी चाहिए? हमें होना चाहिए रोटेशन का ज्ञान। ठीक है, नॉलेज ऑफ ऑफ रोटेशन, नॉलेज ऑफ रोटेशन हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी जो चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो क्या होनी चाहिए? हमें नॉलेज ऑफ एंगल्स, हमें एंगल यानी कि कोणों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तीसरी जो चीज है वो हमारे पास नॉलेज ऑफ स्टेप होनी चाहिए, नॉलेज नॉलेज ऑफ स्टेप होनी चाहिए। मिट गया। ठीक है, तो तीन चीजों की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम इन तीन चीजों की नॉलेज हमारे पास जो है अगर हो जाती है, तो इसका मतलब हमें क्या है, जो नॉन वर्बल रीजनिंग की जो सीरीज है वो समझ में आ गई। ठीक है, नॉलेज ऑफ रोटेशन क्या होता है? नॉलेज ऑफ रोटेशन की अगर हम बात करें, तो जो नॉलेज ऑफ रोटेशन होता है इसको क्या कहते हैं? कि भाई घूर्णन का ज्ञान। घूर्णन का ज्ञान, ठीक है, उसमें भी विशेष करके घड़ी का ज्ञान। ठीक है, घड़ी का ज्ञान, ठीक है, सभी बच्चों के पास होता है घड़ी, सब लोग बचपन से ही देखते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आजकल डिजिटल घड़ी आ गई, तो जो हमारी जो एक जो वॉल वॉच होती थी, दीवार घड़ी होती थी, उसका ज्ञान लोगों को थोड़ा कम हो गया है, बच्चों को थोड़ा कम हो गया है। बट हाँ ना, अमूमन सबके घर में आज भी जो है एक आध घड़ी जो है पाई जाती है, दीवार घड़ी पाई जाती है। ठीक है, दूसरी जो नॉलेज है, नॉलेज ऑफ एंगल यानी कि कोणों का ज्ञान। कोणों का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है? स्टेप्स, कदमों का ज्ञान। ये तीन चीजें होनी चाहिए। अब इन तीनों जो चीजों को हम बारी बारी समझेंगे, है ना, तभी जो हमारी सीरीज है वो कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है,
तो चलिए एक एक करके इनको सबको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हम समझने वाले हैं वो समझेंगे नॉलेज ऑफ रोटेशन। ठीक है, रोटेशन ऑफ क्लॉक भी कर लेते हैं चलो, क्योंकि हमें घड़ी के रोटेशन की जरूरत होती है बस। ठीक है, घड़ी के घूर्णन का ज्ञान। ठीक है, घूर्णन का ज्ञान। ठीक है, अब मान लो जैसे कोई मैं घड़ी ले लेता हूँ, बना लेता हूँ घड़ी। ठीक है, हमने यहाँ पे 12 बजा दिए, यहाँ पे 6 बजा दिए, यहाँ 3 बजा दिए, यहाँ 9 बजा दिए। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ 10 बज जाएंगे, और यहाँ 11 बज जाएंगे, और यहाँ 8 बज जाएंगे, यहाँ 7 बज जाएंगे, और यहाँ 5 बज जाएंगे, यहाँ 4 बज जाएंगे, यहाँ 1 बज जाएगा, यहाँ 2 बज जाएगा। ठीक है, अब घड़ी, अगर मान लो मैं अपनी घड़ी को, ये मेरी घड़ी की सुई है, ठीक है, दोनों सुइयां हैं। ठीक है, तो घड़ी की सुई किस तरफ मूव करेगी? ठीक है, घड़ी की सुई इस तरफ मूव करेगी, ये मूव रोटेशन होगा इसका, घड़ी की सुई। ठीक है, तो घड़ी की सुइयों का रोटेशन जिस तरफ होता है, ठीक है, उस रोटेशन को हम क्या कहते हैं? क्लॉक वाइज डायरेक्ट, क्लॉक वाइज रोटेशन, क्लॉक वाइज रोटेशन। घड़ी की सुइयों की दिशा में होने वाले घूर्णन को। ठीक है, घड़ी की सुइयों की दिशा में, की दिशा में होने वाले घूर्णन को होने वाले घूर्णन को क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज, है ना, रोटेशन कहते हैं। ठीक है, अगर यही रोटेशन, ठीक है, अब घड़ी की सुइयों की दिशा में हम जो रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो उसको हम क्या कह रहे हैं भाई? क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉक की तरफ, है ना, जिस तरह डायरेक्शन में क्लॉक्स की जो जो नीडल्स हैं, जो सुइयां हैं, वो मूव कर रही हैं, उस डायरेक्शन में जो रोटेशन हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं कि भाई जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, बट अगर मान लो कोई पर्सन है, ये घड़ी है और ये घड़ी की सुई है। ठीक है, तो घड़ी की सुई का रोटेशन तो ये रहता है, इस साइड रहता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन इस साइड घूमना शुरू कर दे तो उसको क्या बोला जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होनी चाहिए इसकी? घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत, घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत होने वाला, होने वाला घड़ी की सुइयों की दिशा के बीच में होने वाला, विपरीत होने वाला जो घूर्णन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, अब हम लेफ्ट राइट के हिसाब से इस डायरेक्शन को देखने का प्रयास करें, है ना, कि भाई कौन सा डायरेक्शन, कौन सा जो रोटेशन है वो लेफ्ट लेफ्ट में हो रहा है, कौन सा रोटेशन राइट में हो रहा है।
तो मैंने क्या बोला है कि रोटेशन जो डायरेक्शन है वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हम अगर आप एक हिंदू फैमिली से आते हैं तो आपके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। अगर कोई लड़का है ना, अगर कोई लड़की है, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। हमारे घर में क्या होता है, पूजा पाठ होता है, ठीक है, हवन होता है, पंडित जी क्या करते हैं, कलावा बांधते हैं, ठीक है। तो जो कलावा है वो लड़कों के दाएं हाथ पे, राइट हैंड पे बनता है, ठीक है। तो जो मेरा राइट हैंड है, ठीक है, वो उस हाथ पे क्या बंधा होगा, कलावा बंधा होगा, ठीक है। बाकी जो पर्सन है ना, जो लड़कियां हैं, ठीक है, उनके लेफ्ट हैंड पे कलावा बांधा जाता है। तो लड़कियों के जिस हाथ में कलावा बंधा होगा वो उनका लेफ्ट हैंड होगा, जो जिन लड़कों के राइट हैंड में कलावा बंधा होगा वो क्या होगा, राइट हैंड होगा, ठीक है। तो इस तरह लेफ्ट राइट की पहचान लड़के लड़कियां कर सकते हैं। अब बाकी क्या हुआ कि भाई जो अदर रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं या फिर जो अथीस्ट हैं, जो किसी धर्म वगैरह को नहीं मानते, उन वो कैसे पहचाने, घड़ी। घड़ी जो है मोस्ट ऑफ लोग 98% लोग किस हाथ में बांधते हैं, लेफ्ट हाथ में बांधते हैं। तो जिस हाथ में घड़ी बंधी है वो क्या है, आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। मतलब मैं अगर इधर इशारा करूंगा, इधर इशारा करूंगा तो वो मेरा क्या होगा, राइट होगा। इधर इशारा करूंगा तो वो मेरा लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। तो अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन की बात करें तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन कैसे हो रहा है, देखो क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉक वाइज डायरेक्शन ऐसे हो रहा है ना, इस दिशा में, दिशा में, यानी कि मेरी इस दिशा में, राइट। तो जो क्लॉक वाइज रोटेशन है वो हमेशा क्या होता है, राइट डायरेक्शन में होता है, राइट हैंड, राइट हैंड डायरेक्शन, राइट हैंड डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूं भाई अपने लेफ्ट हैंड डायरेक्शन की, है ना, तो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में क्या होगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, अगर एंटी क्लॉकवाइज की मैं बात करूं तो देखो एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसा चलेगा रोटेशन, ऐसे ही तो हो रहा है, इस तरह का हो रहा है, ठीक है। तो राइट हैंड डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, तो देखो लेफ्ट हैंड, ये तो जो एंटी क्लॉकवाइज है वो किधर मूव हो रहा है, मेरे राइट हैंड पे मूव हो रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, 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 ठीक है। तो ये होता है हमारा रोटेशन ऑफ क्लॉक, ठीक है। क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। क्लॉक वाइज मतलब क्लॉक की डायरेक्शन में, अगर आप घड़ी पहन के गए हो एग्जाम में तो आपके लिए बड़ा सिंपल हो जाएगा, है ना। तो आपको पता चल जाएगा कौन सा क्लॉक वाइज है और कौन सा, है ना, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, घड़ी के डायरेक्शन से हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो समझ लेना, जब राइट हैंड डायरेक्शन की, क्लॉक वाइज डायरेक्शन की बात करेगा तो वो राइट हैंड डायरेक्शन होगा, राइट हैंड ऐसे करके आना चाहिए, ठीक है। और है ना, देखो हाथ बाहर की तरफ जाता है ना, राइट हैंड जो हमारा बाहर की तरफ जाना चाहिए ऐसे, ठीक है। और लेफ्ट हैंड डायरेक्शन की बात होगी, जब कभी एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन की बात होगी तो हमारा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन होगा ऐसे, ठीक है। तो दोनों हाथ जब बाहर जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड जब बाहर की तरफ जाएगा, है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट हैंड जब बाहर की तरफ जाएगा तो आपका क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो ये आपका रोटेशन ऑफ क्लॉक है, इसको याद रखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम जानते हैं दूसरा जो हमारा है, नॉलेज ऑफ एंगल्स। नॉलेज ऑफ एंगल्स, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं भाई, कोणों का ज्ञान भी बोलते हैं, ठीक है। तो सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें कोणों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये कोणों का ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें, ठीक है। कोणों का ज्ञान सिंपल है ना। आप आ, एक 4 डायमेंशनल फिगर बनाएंगे, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके, ठीक है। तो जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो 4 डायमेंशनल फिगर होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि भाई 90 डिग्री का एक
वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, सबके बीच में 90 डिग्री। नाइन्टी डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का आप एंगल समझ ही गए। 90 डिग्री का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल कुछ इस तरह का होता है। अगर मैं इसमें से सिंगल को निकालूं, सिंगल पीस को निकालूं, देखिए ऐसे देखते हैं इसको। ऐसे अगर मैं इसको निकालूं तो इस तरह का होगा। और चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हमें पता चल गया। अब 90 डिग्री का आधा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री को अगर मैं हाफ कर दूं, 90 डिग्री को अगर मैं हाफ कर दूं, 20 से काटा मैंने इसको। ठीक है, तो ये जो एंगल बचेगा, ये जो एंगल बचेगा, ये वाला, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, तो जब आधा कर दिया 90 डिग्री को, जब आधा कर दिया तो क्या बचा? 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब 45 डिग्री मैंने जान लिया कि भाई 45 डिग्री क्या होता है। 90 डिग्री मुझे समझ में आता है। 90 डिग्री के बाद क्या होगा? ठीक है, 135 डिग्री, 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री, यानी कि 90 में कितना जोड़ा गया होगा? 90 में अगर मैं 45 जोड़ दूं तो 130 डिग्री बन जाएगा। तो अगर मैंने ये पूरा 90 वाला एंगल ले लिया, ये वाला, ठीक है, 90, इसमें और 40 प्लस करना है। ठीक है, अब चाहे इधर प्लस कर लो चाहे इधर प्लस कर लो, मैं इधर प्लस करूंगा इसको। ठीक है, तो 40 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी, यहाँ से क्या होगा, ये देखो, अगर मैं यहाँ को इस 90 वाले को बीच से फाड़ दो रख के। ठीक है, ये मैंने फाड़ दिया। ठीक है, तो ये भी 45 है, ये भी 45 है, बट मैं अगर मैं इसको जोड़ू, इस वाले को जोड़ू, ये वाला मैं जोड़ू, ये वाला। ठीक है, तो 90 ये 45 ये कितना हो जाएगा? 135 डिग्री हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 135 के बाद कौन सा आता है? अगर देखें तो 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि 135 में 45 में प्लस कर दो, यानी कि ये 135 है, ये 135 है, ये, ठीक है, ये पूरा 135 है। इसमें अगर ये वाला 45, ये जो 45 है, इसको प्लस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको प्लस कर देता हूँ, ये देखो। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या जोड़ा? ये जोड़ दिया। और ठीक है, तो ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, आया समझ में? 180 डिग्री के बाद क्या आना चाहिए? ठीक है, 180 में अगर हम 45 जोड़ दें, 45 डिग्री जोड़ दें, तो क्या आता है? 225 डिग्री आता है। ठीक है, 225 डिग्री, यानी कि 225 डिग्री का एंगल कब निकलेगा? जब हम 180 में, ठीक है, क्या करें, एक डिफरेंट फिगर बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको 180 समझ में आ गया था, ये 180 था, ये 180 है। 180 में हमें कितना जोड़ना है? 45 जोड़ना है, यानी कि 45 है ना, ये 90 है पूरा। ठीक है, अगर हम इसको कर देते हैं आधा, ठीक है, यानी कि 45। ठीक है, 180 में 45 जोड़ेंगे तो ये टोटल, जो ये टोटल है, ये एंगल, ये कितना बैठेगा भाई? ये बैठेगा 225। ठीक है, तो कौन सा एंगल होगा? अगर मैं एक सटीक एंगल निकालना चाहूं तो ये एंगल होगा कुछ। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा, ठीक है, 225। अब 225 में अगर मैं और 45 जोड़ दूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 200
270 आ जाएगा। ठीक है, तो 270 हमें पता है, 45 जोड़ेंगे है ना, तो 270 वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है, 270 में अगर मैं 45 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? ठीक है, 315 आएगा, तो 315 यहाँ आ जाएगा। 315 में 45 जोड़ दूंगा, 360 आ जाएगा, वापस घूम के यही आ जाएगा। तो ये एंगल है हमारे। अगर हम इस एंगल को वॉच पे निकालना चाहें, ठीक है, अब मुद्दा ये होता है कि भाई इस एंगल को, है ना, क्योंकि देखना वॉच का खेल चलेगा यहाँ पे बहुत अच्छा वाला, है ना, तो अगर हम वॉच पे निकालना चाहें, वॉच पे हम निकालना चाहते हैं इसको, तो ठीक है, वॉच, तो वॉच में 12, 12 के अपोजिट क्या बचता है? 6। ठीक है, 3 और 9। ठीक है, तो अगर हम इनको नंबर ना मान के एक मान लेते हैं 4 डायरेक्शन, ठीक है, तो सारे के सारे एंगल निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये देखो यहाँ से ये 45 डिग्री है। ठीक है, और अगर मैं यहीं पे देखूं तो ये 90 डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं ये देखूं तो ये 180 डिग्री निकल के आ जाएगा एंगल। ठीक है, और अगर मैं यहाँ निकाल के देखूं यहाँ तक, तो कि ये कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको भी जोड़ देता हूँ तो 270 आ जाएगा। ठीक है, और 270 के बाद 315, 360, इस तरह से हम घड़ी में एंगल डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंगल्स का खेल रहा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, है ना, स्टेप्स की तरफ। स्टेप्स क्या होते हैं? ये हो गया हमारा क्लॉक वाला भाई। ठीक है, एंगल ऑन क्लॉक्स। चलिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं भाई नॉलेज ऑफ ऑफ नॉलेज ऑफ स्टेप्स। ठीक है, कभी कभी इसका यूज कर दिया जाता है कि भाई स्टेप्स, है ना, तो ना अरे सर उसमें तो आपने एंगल पढ़ाया था, उसमें तो स्टेप्स आए, बहुत टफ क्वेश्चन आया था, बहुत टफ क्वेश्चन आया था। ऐसा कुछ नहीं होता है, बस आप स्टेप्स को समझ नहीं पाते हो और क्या करते हो, आप हल्ला करना शुरू कर देते हो, दिमाग नहीं लगाते, तो है ना, उसके बाद आपको लगता है ये पेपर टफ आ गया। ठीक है, तो इसको कदमों का ज्ञान भी कहते हैं। तो अब सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेप्स होते क्या है। ठीक है, स्टेप क्या होता है? अगर मैं बात करूं स्टेप की, और मैं एक स्टेप की बात कर रहा हूं, एक स्टेप बराबर कितने की होता है? याद रखना बच्चों, 45 डिग्री के बराबर होता है एक स्टेप, है ना, किसके बराबर होता है? 45 डिग्री के बराबर होता है। अब आई होप सारी चीजें सिंपल नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो मैं अगर कोई है ना, पूछा जाएगा भाई क्वेश्चन में कि भाई कि वो पर्सन एक स्टेप आगे गया, एक स्टेप आगे गया मतलब उसने अपनी जो मेन पोजीशन थी उससे कितनी दूरी तय की? 45 डिग्री की दूरी तय की। अगर मैं कहता हूँ भाई 2 स्टेप गया, ठीक है, 1 स्टेप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45, है ना, तो 2 स्टेप की अगर मैं बात करूँ, 2 स्टेप कितना हो जाएगा, है ना, 2 × 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं 3 स्टेप की बात करूंगा तो 3 स्टेप कितना हो जाएगा? 3 × 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि 135 डिग्री। अगर मैं 4 स्टेप्स की बात करूंगा कि अगर कोई 4 स्टेप चला तो 4 × 45 डिग्री यानी कि, है ना, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूंगा कि भाई ये तो 8 है, 8 स्टेप, है ना, 8 स्टेप की अगर मैं बात करूंगा तो 8 × 45 डिग्री कितना हो जाएगा ये? ठीक है, 360 डिग्री। तो इस तरह से स्टेप का जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सीरीज में कुल मिला के इन्हीं 3 चीज़ों का इस्तेमाल होने वाला है।
ठीक है, चाहे वो एंगल हो, चाहे आपका स्टेप्स हो, या फिर वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक है, चलिए अब हम एक दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई है ना ये सवाल सीरीज से रिलेटेड आते कैसे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2014 में। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2014। ठीक है, तो इसमें देके रखा है एक, दो, तीन, चार। ठीक है, इसके अंदर एक आकृति देके रखी है, कुछ ऐसी आकृति। एक मिनट, एक मिनट। कुछ ऐसी आकृति देके रखी है इसके अंदर। ऐसी आकृति देके रखी है पहले, फिर ऐसी आकृति देके रखी है, फिर ऐसी आकृति देके रखी है, फिर ऐसी आकृति देके रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिर ऐसी आकृति देके रखी है। ठीक है, फिर ऐसी आकृति देके रखी है। ठीक है, अब इनका कहना है कि भैया जो अगली आकृति है वो क्या होगी। ठीक है, तो कौन है ना आंसर में देके रखा है, देखो इन्होंने, ये इनका नाम इन्होंने दिया है कि ये है भाई प्रॉब्लम फिगर्स। फिगर, ठीक है, अब इन्होंने आंसर फिगर दे के रखे हैं भाई। आंसर फिगर दे के रखे, आंसर फिगर दे के रखे। आंसर फिगर कैसे दे के रखे, कुछ ठीक है, चलिए आंसर फिगर में इन्हें देखे रखा है। आंसर फिगर में इन्होंने देके रखे हैं, कुछ ऐसी आकृतियां बना के रखी है। ठीक है, दूसरी आकृति इन्होंने कुछ ऐसे बना के रखी है। ठीक है, तीसरी आकृति इन्होंने कुछ ऐसे बना के रखी है। ठीक है, और चौथी आकृति कुछ इन्होंने ऐसे बना के रखी
ऑप्शन दे के रखा है इन्होंने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका सीधा मतलब होता है कि भैया ये आकृति देखी हुई है, प्रॉब्लम फिगर, ठीक है, और ये आंसर फिगर। तो आंसर फिगर में से बताइए कि जो भाई नेक्स्ट जो है वो कौन सा वाला होने वाला है। यानी कि इनका क्या कुल मिला के पूछने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भैया ये जो आगे है ना, आगे, ठीक है, इसमें आने क्या वाला है एक्चुअली, यहाँ पे क्या आएगा, इस जगह पे क्या आएगा। तो अब देखो ये है आकृति, तो कुल मिला के मैंने इसको माउथ मान लिया, इस वाले पे मैं सेंटर करता हूँ, इस वाले पे सेंटर करा, इसका मतलब क्या है, इसका कुछ इस तरह है, ठीक है, इस तरफ माउथ है, ठीक है। अब इसने मूव करना शुरू करा, ठीक है, अब ये यहाँ आ गया है, ठीक है, यानी कि आप देखो, ठीक है, तो इसने 90 डिग्री मूव करता तो यहाँ होता, ठीक है, 90 डिग्री मूव करता तो यहाँ पे बनता, ठीक है, बट ये यहाँ पे आया है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे कहीं है, ठीक है, इस तरह से बन रहा है ना फिगर। तो देखो अब कितना इसने दूरी तय करी है, ठीक है, अब ये देखो ये हमारा 90 डिग्री हो गया एंगल, और ये 45 डिग्री हो गया, यानी कि टोटल हमारा कितना हो गया, 135 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। दूसरे को देखो, चलो यहाँ से दूरी तय करिए, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे होता तो फिर ये नीचे होना था, ये यहाँ पे होना था, ठीक है, बट ये है यहाँ पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करिए। तो ये 90 और ये 45 कितनी हुई, 135 डिग्री। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो मुंह किधर को है, ठीक है, इस साइड है। अगर इस साइड होता, ठीक है, अगर ये इस साइड होता, ऊपर की तरफ होता तो ऐसा होता, ठीक है, बट इसका मुंह इस तरफ है। तो यानी कि देखो फिर 9 यहाँ से ये दूरी तय करी इसने, और ये 90 135 की दूरी तय कर गया। तो अब जो यहाँ से दूरी तय करेगा, अब जो यहाँ से दूरी तय करेगा वो कितनी होगी, 135। तो यहाँ से दूरी तय करवानी है इसको यहाँ से, ठीक है। अब देखो 45 ये हो गया, ठीक है, 90 ये हो गया, यानी कि अब जो फिगर बनेगा वो उसका मुंह क्या होगा, नीचे की तरफ। तो देखो भाई किस तरह का जो कौन सा फिगर है ना, जिस 135, ठीक है, कितना होगा 135, 135। तो यहाँ का इसका मुख नीचे आना चाहिए। अब देखो इसमें कौन से का मुंह नीचे है, इस वाले का मुंह नीचे है, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द आंसर। जो नेक्स्ट फिगर आएगा वो कुछ ऐसा आना चाहिए, कुछ ऐसा आना चाहिए, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, एग्जाम्पल समझ लिया, और अगले सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग यहीं तक रुकते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।